चौथे चरण के मतदान के लिए आज बुंदेलखंड के महोबा में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले सुबह चुनाव खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू का ड्राइवर रेलवे स्टेशन से चाय पीकर लौट रहा था, तभी बजरिया चौकी के पास बीएसपी समर्थक की कार ने टक्कर मार दी। इस बात की जानकारी मिलने पर सपा प्रत्याशी पुत्र साकेत साहू और मुलायम सिंह नाथू ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष तारिक सहित 1 दर्जन साथी मौके पर पहुंचे तो पहले से घात लगाए बीएसपी प्रत्याशी अरविंदर सिंह का पुत्र हिमाचल सिंह, नाती अभिमन्यु सिंह सहित 2 दर्जन से अधिक बसपा समर्थक उन पर टूट पड़े। बजरिया चौकी से 4 कदम की दूरी पर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। मदद के लिए सपा समर्थक बजरिया चौकी पहुंचे तो वर्दीधारियों ने हाथ खड़े कर दिए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बीएसपी प्रत्याशी के पुत्र हिमाचल सिंह सहित समर्थकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना से सपा प्रत्याशी पुत्र साकेत साहू को गोली लगी और सपा बुद्ध ब्रिगेडियर के जिला अध्यक्ष अब्दुल तारिक, सपा कार्यकर्ता अमित सहित एक अन्य को गोली लगी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी गौरव सिंह सहित डीएम अजय कुमार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना को अंजाम देकर सभी भाजपाई मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल साहू ने 5 नाम सहित 2 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी। यही नहीं, सपा प्रत्याशी सिद्ध गोपाल ने एसपी गौरव सिंह पर बीएसपी के प्रत्याशी से मिली भगत कर घटना को अंजाम देना बताया है। उनकी माने तो कई बार उनके परिवार की सुरक्षा को लेकर कहा गया, मगर उन्होंने कभी मदद नहीं की और आज ये घटना हो गई। साकेत सहित 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना से पूरे शहर में कोहराम मच गया। वहीं इस घटना से प्रशासन के निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए। ये आज रात में अभी करीब 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि बजरिया चौकी के अगल बगल वहाँ पर बसपा के प्रत्याशी अरमर्दन सिंह के बेटे, नाती और उसके करीब 50 साथियों ने मिलकर, जितने भी बताया उन्होंने, साथियों ने मिलकर उन्होंने हमला कर दिया। गाड़ी में आगे पीछे ओवरटेक घेर के उन्होंने गोली चलाई, जैसे मेरे बेटे साकेत साहू को और एक हमारा तनवीर है जो जिलाध्यक्ष है, यूथ का जिलाध्यक्ष है, एक कोई अज्ञात उसको गोली लगी। कितने लोग बताए जा रहे हैं गाड़ी में? सारे लोग थे, कितने लोग थे लगभग? अब ये तो बताएगा, अभी तनवीर बताएंगे। काफी लोग थे, उसमें लिखा है 8-10 लोगों के नाम लिखाए उन्होंने और करीब 20 अज्ञात बताया। इतने नाम ये उन्होंने बताए। साकेत साहू के पास फोन आया उनकी ड्राइवर का कि भैया हम स्टेशन जा रहे थे खाना खाने या किसी को छोड़ने, ये नहीं पता मुझे, और भैया हमारी गाड़ी में 6-7 लोगों ने गाड़ियों में टक्कर मारी है। तो हम लोगों ने कहा कि परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं। साकेत साहू ने तत्काल एडीएम साहब को और पीआरओ साहब फोन लगाया और उनको अवगत कराया कि सर ऐसी घटना हुई हमारे साथ, हमारे ड्राइवर पर, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ है और सर हम वहां पहुंच रहे हैं, आप भी आ जाइए। तो उन्होंने कहा कहाँ का मामला है? बजरिया चौकी का। तो हम लोग सीधे पहुंचे बजरिया चौकी में, गाड़ी हम लोगों ने खड़ी की। उनकी गाड़ी जो रेलवे ग्राउंड है वहां पे खड़ी थी, सारी गाड़ियां 7-8 गाड़ियां, वो गाड़ियां मोड़ के उन्होंने खड़ी की। हम लोगों ने चौकी में जाके मदद मांगी, चौकी से हमें कोई मदद नहीं मिली। हमने ये भी कहा वहां पे जो सिपाही मौजूद थे कि आप लोग बंदूक लेके बाहर खड़े हुए भैया, ये लोग गाड़ियां निकाल लेंगे और ये हम लोग को मार देंगे। उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसके बाद वो एक के बाद एक गाड़ी लेके आए और गाड़ियां मारते चले गए। उस गाड़ी में एक गाड़ी, हम लोग सिंगल गाड़ी से थे, साकेत साहू गाड़ी चला रहा था, साकेत बैठा हुआ था, हम लोग चौकी में खड़े हुए थे और वो एक के बाद एक बात मारते गए। इसके बाद उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद हम लोग भागे, साकेत को गोली लगी और लगभग 30 से 35 लोग थे वो लोग। उसमें अरमर्दन सिंह जो यहाँ बसपा से जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका लड़का हिमाचल सिंह, उनका नाती अभिमन्यु सिंह, समीर सिद्दीकी और समीर अंसारी और परवेज न्याज मोहम्मद का लड़का, और अज्ञात में लगभग 30-35 लोग थे और लगभग 30-35 राउंड गोलियां चलाई उन्होंने। ये असला थे, वो जो है लाइसेंसी थे? नहीं, लाइसेंसी होते तो आप ये बताइए, हमारी गाड़ियों की 10-10 बार तलाशी ली जा रही है। हम लोग निकल रहे हैं थाने से तो कोतवाल साहब 10-10 बार लाइट लगा के गाड़ी हमारी चेक कर रहे हैं और उनकी 7-7 गाड़ियां शहर के अंदर घूम रही हैं, उनकी गाड़ियों की कोई तलाशी नहीं ली जा रही। असल है तो लाइसेंसी सब जमा हो गए, मेरा भी लाइसेंसी था, सबके जमा हो गए। पुलिस चौकी के 4 कदम आगे हम लोगों ने 4 कदम आगे, 4 कदम ही नहीं 2 कदम आगे, अभी मौके पे वहां पे गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। कितने लोगों को गोली लगी? 3 लोगों को। साकेत साहू जो मंत्री जी हैं, सिद्ध गोपाल साहू जो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, उनके बेटे को, और मुझे भी गोली लगी है, छुलती हुई निकल गई।
और एक अमित लड़का है, उसके भी बगल से गोली छुलती हुई निकल गई। और एक आदमी और है जिसको हम लोग नहीं जानते, उसको भी सर में गोली लगी है, अज्ञात में है वो। जी 4 लोगों को, 3 लोगों को गोली लगी है। जो एक अमित है उसके कान के पास से गोली लगी है, बच गया वो। देखिए, जो सभा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र को गोली लगी है और उनके साथ में 3 और लोग हैं जो इंजर्ड हैं। ऐसा मालूम पड़ा है कि दूसरी तरफ जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके पुत्र का नाम आ रहा है कि वो अपने साथियों के साथ थे और फायरिंग हुई जिसमें कि ये लोग घायल हुए हैं। और अब इसमें इनसे तहरीर लेकर भी एफआईआर लिखवाई जा रही है और फिर कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी दोषी सबके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। लगभग कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने बताया, कितने लोग शामिल थे? उन्होंने करीब 5 लोग को नामजद किया है और बाकी 20 लोग अज्ञात की बात कही है। तो ऐसा हम एफआईआर में लिख के फिर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। घटना बजरिया जो चौकी है उसके थोड़ा बाद में रेलवे स्टेशन है उसके बीच की है। घायलों को क्या बताया जा रहा है कि ज़्यादा घायल हैं? अभी उनका इलाज के लिए उनको रेफ़र किया गया है कानपुर और उनका इलाज वहाँ पर होगा और आशा है कि वो ठीक होंगे। गुरदासपुर के कस्बा नौशहार मझार सिंह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कस्बे में पड़ते अजीत रिसोर्ट्स की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पास ही खड़ी दूसरी गाड़ी में भी आग लग गई। कम समय में आग ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि दोनों ही गाड़ियां आग में जलकर खाक हो गई। वहीं गाड़ियों को आग लगने की वीडियो रिसोर्ट्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे गुरदासपुर के कस्बा नौशहार मझार सिंह में से होकर निकलते हुए हाईवे पर स्थित अजीत रिसोर्ट्स की पार्किंग में खड़ी इको स्पोर्ट्स गाड़ी को अचानक आग लग गई और साथ खड़ी इंडिका गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। पता लगा नहीं, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੂਜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ? ਇੰਡੀਕਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਡੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਨੋਬਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਫੋਰਡ ਇਕੋ ਸਪੋਰਟ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਜਿਹਾ ਮਚਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ। गुरदासपुर से अवतार सिंह। यह है लुधियाना के किसान गुरिंदर सिंह, जिन्होंने इस बार 17 एकड़ जमीन पर आलू की खेती की है और अब फसल तैयार होने पर उन्हें मंडियों में सही दाम नहीं मिल रहा है। भूपिंदर कहते हैं कि उनका प्रति एकड़ 40,000 रुपए तक का खर्चा फसल पर आया है, जबकि उन्हें बाजार में मिल रहे दाम इससे आधी कीमत में नहीं वसूल कर पा रहे हैं। भूपिंदर कहते हैं कि पिछले साल उन्होंने आलू की फसल 800 रुपए क्विंटल तक बेची थी, जबकि इस बार उन्हें 180 रुपए क्विंटल तक ही दाम मिल रहे हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। मंडियों में इस बार आलू के दाम की वजह नोटबंदी को माना जा रहा है। आड़ती कहते हैं कि नोटबंदी के बाद कैश इन हेड न होने के चलते बाहरी राज्यों के व्यापारी पंजाब नहीं आ रहे हैं, इसके चलते दाम काफी नीचे गिरे हैं। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ 17 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਆਲੂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਲੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ, 180 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਆਂਟਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ, ਤੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚਕੋਤਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 60,000 ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਦਾ 18,000 ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ। 100 ਕੁਆਂਟਲ ਨਿਕਲਦਾ, 180 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ, 18,000 ਦਾ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਰ 700 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਤੇ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰ ਏਕੜ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਫਾਰਮਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 20 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਲੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਂਟਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਰੇਟ ਕੀ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਆ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਂਟਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਵਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਆਲੂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। लुधियाना से जस्सी की महानगर लुधियाना में एम्बुलेंस के नाम पर बहुत से शातिर लोग पीड़ित व मजदूर लोगों से मनचाही रकम वसूल कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर अपनी दुकानदारी चला रहे थे, जिस पर सख्ती दिखाते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी ही 5 एम्बुलेंसों को पुलिस थाने में बंद कर दिया, जिसमें से 2 पर बाइक के नंबर लगे हुए हैं। उन्होंने सड़क पर दौड़ाया जा रहा था, जबकि अन्य 3 के पास एम्बुलेंस के परमिट ही नहीं थे। एक नहीं, ऐसी बहुत सी एम्बुलेंस शहर के सरकारी व निजी अस्पतालों में सीएमसी व डीएमसी के बाहर आमतौर पर मरीजों को छोड़ती हुई नजर आती जाती है। डीएसपी ट्रैफिक ने बताया कि पुलिस द्वारा नियमों के उल्लंघन को छेड़ी ड्राइवर के तहत एम्बुलेंस को चेक किया जा रहा था। यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी। में हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि काफ़ी शहर में कुछ एम्बुलेंसेज ऐसी हैं जो है रॉन्ग रजिस्ट्रेशन के साथ अप्लाई कर रही हैं। तो पहले हमने सिविल हॉस्पिटल में चेकिंग करी थी, सिविल हॉस्पिटल के बाद हम सीएमसी में गए थे। सिविल हॉस्पिटल में तो हमको ऐसी कोई नॉन रजिस्टर्ड एम्बुलेंस नहीं मिली उस टाइम पे, चेकिंग के टाइम पे। सीएमसी में 4 एम्बुलेंसेस खड़ी थी, उनमें से जब हम चेक करा तो 3 एम्बुलेंसेस थी बिना परमिट की, जिनके पास बिना परमिट मतलब है ही नहीं उनके पास टू अप्लाई एज एम्बुलेंसेस। तो उनकी जो 3 थे, जो हम रिकॉर्ड चेक करे तो जो ऑफिशियल डिटेल्स है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2 ऐसी एम्बुलेंसेस भी थी जिनके जो नंबर प्लेट्स हैं वो उनके साथ मेल नहीं खाती, वो मोटरसाइकिल के नंबर बोल रहे हैं। तो उसकी भी अभी हम जांच कर रहे हैं कि ये नंबर की डिस्क्रिपेंसी किस लेवल पे आई है, कैसे इसमें इलीगल वायलेशंस हुई हैं। और उसके अलावा ये गाड़ियाँ तीनों जो है हमने बाउंड कर ली है, क्योंकि इन पास परमिट नहीं है अप्लाई करने का। उसके बाद हमने डीएमसी हॉस्पिटल में रेड करा था, और डीएमसी हॉस्पिटल से भी ऐसी हमने 2 गाड़ियाँ पकड़ी हैं और वो भी हमने बाउंड करी हैं। वो क्या है, विदाउट परमिट? हाँ जी, वो भी दोनों गाड़ियाँ विदाउट परमिट है। सर, जैसे प्राइवेट संस्थाएं गाड़ी चला रही हैं, क्या आप अपनी इसकी जांच करेंगे? देखिए, हाँ जी, बिल्कुल एज पर लॉ जो है कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन कोई एम्बुलेंस चला रहा है तो उसका परमिट होना जरूरी है। बिना परमिट के वो अलाउड नहीं है, वो गाड़ी बंद हो जाती है। तो जिनके नंबर अभी जाली निकले हैं, जैसे नंबर 3 उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी हम वही एग्जैक्टली चेक कर रहे हैं कि ये फ्रॉड और डिस्क्रिपेंसी किस लेवल पे कैसे आई है। उसके बाद डेफिनेटली फर्दर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट की गाड़ी है उनके ऊपर भी जांच की जाएगी? हाँ जी, पर ये जो गाड़ी है ये प्राइवेटली ओन्ड है, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की गाड़ी नहीं है। वो एक्चुअली एम्बुलेंस की सर्विसेज प्राइवेट लेवल के ऊपर बिना परमिट के प्रोवाइड करते हैं, पर वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की गाड़ियाँ नहीं हैं। लुधियाना से जसवीर।
पंजाब व हरियाणा के बीच चल रहे SYL का मामला पूरी तरह से गर्माता जा रहा है, जिसके चलते SYL को हरियाणा इनेलो द्वारा खुदाने का काम किया जा रहा है, जिसके बाद पंजाब व हरियाणा में सियासती समीकरण भी तेज होते जा रहे हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने मौके पर पहुंच रही हैं। वहीं लुधियाना से भी लोक इंसाफ पार्टी के बेस ब्रदर्स अपने समर्थकों के साथ निकल पड़े हैं। उनका दावा है कि उनकी रैली में पूरे पंजाब से 30,000 से अधिक लोग वहां पहुंच रहे हैं। सरमजीत सिंह बेस ने बादल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि चौटालाओं के साथ बादलों की साठगांठ है, जिस कारण आज पंजाब को अपने पानी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आज कपूरी जा रहे हैं, ललकार रैली है लोक इंसाफ पार्टी की तरफ से, जो पिछले दिनों में चौटालियों ने गिद्दड़ धमकियां किनको दे रहे हैं? पंजाब के लोगों को। पंजाबी पूरे संसार में अपनी दलेरी के बलबूते पे जाने जाते हैं, चाहे हिंदुस्तान को याद कराने की बात हो, सरहदों की राखी करने की बात हो, तो क्या हम अपने स्टेट की राखी नहीं करेंगे? हमने कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी, जा रहे हैं घोड़ुओं को भगाने के लिए और पंजाब पुलिस को सपोर्ट करने के लिए। पंजाब के पास एक बूंद पानी की नहीं है हरियाणा को देने के लिए। जो पहले से पानी जा रहा है, केंद्र सरकार की जो मतरेई माँ का सलूक पंजाब के साथ किया, हमने तो पहले पैसे लेने हैं हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम पंजाब में आके नहर खोदेंगे। पंजाब में आके नहर खोदने की बात बड़ी दूर, पंजाब की धरती पे आके उंगल रख के दिखाओ, उंगल लगा के दिखाओ पंजाब की धरती को। ये तो हम तो बोल रहे हैं कि डांग को तेल लगा के रखा है। पंजाब के लोग वहां हजारों की गिनती में पहुंच रहे हैं। तो ये सारी चाल बादलों की और कांग्रेस की है, अनेलो को प्रवोक कर रहे हैं। अकाली दल कह रहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। तो अकाली दल को तो हमेशा ये पॉलिटिकल स्टंट लगता है। बादलों की गद्दारी के कारण हम सुप्रीम कोर्ट में SYL केस हारे, और ये SYL नहर हुई है जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह और इंदिरा गांधी ने सोने की तकारी और चांदी की कस्सियों के साथ उद्घाटन किया था। तो आज हरियाणा में अनेलो का सफाया होने जा रहा है। जैसे पंजाब के लोगों ने विधानसभा इलेक्शन में बादलों का हाल किया, उससे बुरा हाल हरियाणा में अनेलो का, चौटालों का लोग करने जा रहे हैं। वो अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए वहां गिद्दड़ धमकियां देने आ रहे हैं। तो हम उनको जवाब देने जा रहे हैं कि पंजाब के लोग चूड़ियां नहीं पहनते, पंजाब के लोग रक्षा करना जानते हैं देश की, अपने सूबे की। कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? हजारों की गिनती में, मेरा ख्याल है कि 25-30 हजार लोग वहां पे इकट्ठे होंगे। पूरे पंजाब में से जा रहे हैं लोग। सर सारे वॉलंटियर साथ में है, ये कोई पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, पंजाब के हितों की रखवाली का रिश्ता है। आप लोग भी पंजाबी हो तो आपको भी वहां सपोर्ट करना चाहिए जाके। थैंक यू। लुधियाना से जस्सी